नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ महीनों में आपने किसान आंदोलन के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इसके समर्थन में हैं और बहुत से लोग विरोध में भी हैं। आपने ये भी देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के कारण किस तरीके की उथल-पुथल मची और कितना बड़ा रूप इस आंदोलन ने लिया। दिल्ली के बॉर्डर पर टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर और इस तरफ शाहजहाँपुर की तरफ राजस्थान में कितने बड़े बड़े जमावड़े किसानों के लगे और वो अपनी मांगों को लेकर सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, हर मौसम में टिके रहे। किसान कौम की ये खासियत है कि वो इन छोटी मोटी परेशानियों से घबराकर अपने आंदोलन को ख़त्म नहीं करती बल्कि और तेज़ कर देती है। मैं चूँकि राजस्थान से संबंध रखता हूँ, इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में देखने को मिला, वैसा विरोध प्रदर्शन हमें राजस्थान में नहीं देखने को मिला। यहाँ ज़रूर कुछ इलाकों में प्रदर्शन हुए, कुछ इलाकों में किसान इकट्ठे हुए, उन्होंने जगह जगह लामबंदी की, मोर्चाबंदी की, लेकिन जिस व्यापक स्तर पर वो आंदोलन राजस्थान में हो सकता था, नहीं हो सका। ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है क्योंकि राजस्थान में एक बहुत बड़ी आबादी खेती और खेती से संबंधित कामकाज पर आश्रित है और राजस्थान में किसान आंदोलनों का एक बहुत लंबा इतिहास भी है, जिसके बारे में मैं आज आपसे एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूँ। आश्चर्य इसीलिए होता है कि जिस धरती पर इतने बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए, उस धरती पर आज जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए कोई संकल्प, कोई सहायता, कोई मार्गदर्शन, कोई समर्थन क्यों नहीं है। आज से ठीक 100 बरस पहले, यानी ये बात रही होगी लगभग 1920-1921 के आसपास, राजस्थान के शेखावाटी इलाके में एक किसान आंदोलन की सुगबुगाहट होती है। ये वो दौर है जब सामंतशाही अपने चरम पर है। जो शेखावाटी क्षेत्र है वहाँ पर सीकर के राव राजा और बाकी जो पंच पाने हैं झुंझुनू के, वहाँ के सामंतों का राज है और किसानों में एक असंतोष पनप रहा है, जिसका कारण है कि उन पर लगान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। लगान के अलावा कई तरह की लाग बाग उनसे वसूली जा रही है, जिनका कोई लेखा जोखा उन्हें मिलता नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जिस ज़मीन को वो जोत रहे हैं उसका मालिक कोई और है और अपनी तमाम मेहनत, अपने तमाम परिश्रम और खून पसीना बहाने के बावजूद वे किसान उस ज़मीन पर सिर्फ नौकर हैं। 1920 में एक छोटे से आंदोलन की शुरुआत होती है। उस आंदोलन को दिशा मिलती है जब 1921 में महात्मा गांधी हरियाणा के भिवानी पहुंचते हैं। ये वो दौर है जब महात्मा गांधी पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुके हैं। असहयोग आंदोलन के दिन हैं। महात्मा गांधी के पीछे पूरा देश अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो चुका है और ऐसे समय में महात्मा गांधी भिवानी पहुंचते हैं और किसानों का एक जत्था देवी बख्श सराफ नाम के एक वैश्य समाज से आने वाले व्यक्ति हैं, उनकी सहायता से महात्मा गांधी से मिलता है। उस मुलाकात में उन्हें जो दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, वहाँ से एक ऐसे आंदोलन का बीज पड़ता है जो आने वाले 30 सालों में एक बहुत बड़ा क्रांति का वृक्ष बन जाता है। इसके साथ साथ एक बड़ी भूमिका आर्य समाज की भी इस आंदोलन में है, जिसे रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है। आर्य समाज के प्रभाव में जो किसानों का वर्ग है, उसमें एक नई जागरूकता का निर्माण होता है और ये जानने लायक बात है
कि उस दौर में, यानी आज से करीब 90 से 100 वर्ष पहले, आर्य समाज के प्रभाव में आने के कारण किसान वर्ग शिक्षा के प्रति, महिलाओं के समानाधिकारों के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी जागरूक होता है। और आर्य समाज के ही प्रभाव के कारण किसान धर्म के पाखंड से हटकर अपने मानवीय अधिकारों के पहलू की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और वहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत होती है। ये बिल्कुल बताना बहुत ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और यह भी बताने लायक बात है कि यदि आर्य समाज के द्वारा दी गई चेतना किसान वर्ग में नहीं होती तो शायद ये आंदोलन उतना सफल नहीं होता जितना सफल ये आगे चलकर हुआ। जागरूकता की ही कड़ी में दूसरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया शेखावाटी के जो सेठ थे, जैसे कि पिलानी के बिड़ला, लोयल का, मुकुंदगढ़ के कनोडिया, सीकर के सोडानी, बिसाऊ के जटिया, नवलगढ़ के पोदार, शेख सरिया, जयपुरिया, बगड़ के रूंगटा, पीरामल, चिड़ावा के डालमिया, लक्ष्मणगढ़ के रुइया, इन सब लोगों ने शिक्षा पर जो अभूतपूर्व काम किया, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में इन्होंने स्कूलें खोली और शिक्षा का जो प्रचार प्रसार किसान वर्ग के बीच हुआ, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि ये आंदोलन इतना बड़ा हो सका, इतना विशाल हो सका और इस आंदोलन ने न सिर्फ सफलता प्राप्त की बल्कि इतिहास में एक पन्ना अपने नाम का जोड़ लिया। परंतु ये करना आसान नहीं था। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लगान के अलावा भी बहुत तरह के जो कर थे जिन्हें लाग बाग कहा जाता था, वो किसानों से वसूले जा रहे थे। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि किस तरीके से शेखावाटी के किसान जो थे उनका आर्थिक शोषण हो रहा था, उनकी बदहाली की सीमा क्या थी। जैसे आप लाग बाग जो है उनके उदाहरण आप देखिए, जिन्हें कुछ इन नामों से पुकारा जाता था: मलवा, खूंटाबंदी, पान चराई, खूंटग्वार का लादा, कड़वी का लादा, करेड़ का लादा, हलवेठिया, पलाड़ा मेक, न्योता, कारज खर्च, बाईजी का हाथ लेवा, कुंवर कलेवा, लिखीवा की लाग, जाजम खर्च, ढोल बाग, धुआं बाँच, हरी का ब्याज, कांसा लाग, नाता लाग, मदे की लाग, चड़स की लाग, भगवत की लाग, सहने की लाग, पटवारी की लाग, बलाई की लाग, कोटड़ी का खर्च, नाई की लाग, धान की धोबी तथा कोली की लाग आदि। इसमें कई तरह की लाग बाग है और अगर आप डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया की किताबें पढ़ें या राजेंद्र कसवा जी की किताबें पढ़ें तो करीब उनका मानना है कि करीब 80 किस्म की लाग बाग जो कि लगान से अतिरिक्त है, वो किसानों पर समय समय पर लगाई जाती थी, जिसके कारण वे भयंकर आर्थिक बोझ से जूझ रहे थे। 1923 का साल था, उपज काफ़ी कम हुई लेकिन लगान में कोई कमी नहीं की गई, अलबत्त लगान बढ़ा दिया गया और जो लाग बाग मैंने आपको बताई वो तो थी ही। इस कारण से किसानों में काफ़ी असंतोष हुआ, उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनके साथ बहुत मारपीट हुई और ये असंतोष इतना बढ़ा कि 1925 में जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल था वो जयपुर दरबार पहुंचा। उन्होंने सीकर के राव राजा की शिकायत की। जयपुर में उनकी थोड़ी बहुत सुनवाई हुई और कुछ ऐसे बिंदु थे जिन पर समझौता किया गया, लेकिन 1925 की ही बात है कि इस तरीके के आपस में जो टकराव थे किसान और सामंतों के, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इसी बीच 1925 में पुष्कर में होती है जाट महासभा और ये पहली अखिल भारतीय जाट महासभा है जिसका आयोजन किया या जिसकी अध्यक्षता की भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह जी ने। महासभा में कई जाट रियासतों के मंत्री पहुँचे, पंडित मदन मोहन मालवीय पहुँचे, पंजाब के सर चौधरी छोटू राम व सेठ छज्जू राम भी पहुँचे।
पुष्कर से जो लोग शेखावाटी वापस लौटे तो उन्होंने बगड़ में सबसे पहले जाट महापंचायत की स्थापना की। और यहाँ पर जो कुछ उल्लेखनीय स्थानीय स्तर के नेता थे, जैसे पंडित दत्तूराम, भोला सिंह चौधरी, घासीराम, पृथ्वी सिंह बेधड़क, हुक्मी चंद, मनसाराम, मोहर सिंह, सूरजमल, हनुमान दास, बस्तीराम, देवकरण, पालौता, तेज सिंह, भड़ुंदा, गणपत राम महाशय, ये बहुत से लोग इन्होंने इकट्ठे होकर एक अपनी भजन मंडली भी बनाई और आसपास के गांव में इन्होंने चेतना के लिए, जागरूकता के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव लोगों में पड़ा। उन्होंने अपने अधिकारों के बारे में जाना और ये भी जाना कि संघर्ष करने का सही तरीका क्या है, संगठित होने का सही तरीका क्या है। तो 1925 में जो शेखावाटी में जो जाट सभा बनी, उसमें कुछ प्रमुख लोग थे जिनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे राम सिंह कंवरपुरा उसके अध्यक्ष बने, भूदाराम सांगासी उसके उपाध्यक्ष बने और रतन सिंह जी जो पिलानी में प्राध्यापक थे, वे जाट सभा के सचिव बने। और इसी दौर में ठाकुर देशराज, जो कि आर्य समाज के जलसों में शिरकत किया करते थे, उन्हें शेखावाटी के किसानों के शोषण और उनकी दयनीय स्थिति के बारे में पता चला। और ये वो दौर था जिसे अंग्रेज़ी में हम कहेंगे, ये वो समय था, ये वो घड़ी थी जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं टर्निंग पॉइंट। ठाकुर देशराज के आने से ये जो आंदोलन था, ये इसका जो चरित्र था, ये पूरी तरीके से बदल गया। ये और ज़्यादा संगठित हो गया, इसका भयंकर रूप से विस्तार हो गया और उनके दिशा निर्देशों के कारण आंदोलन दिन ब दिन मजबूत होता गया। आप ये देखेंगे कि 1927 में जब मंडावा में आर्य समाज की स्थापना हुई, तो मास्टर कालीचरण एवं पंडित खेमराज ने इस जलसे के लिए और जो है ठाकुर देशराज और कुंवर रतन सिंह को आमंत्रित किया था। और यहाँ पर लगभग ऐसा कहा जाता है कि 5 से 6 हज़ार लोगों का जमावड़ा हुआ। लेकिन मंडावा के जो ठाकुर थे, उन्होंने उस मंदिर पर ताला लगवा दिया जहाँ पर ये कार्यक्रम, ये स्थापना आर्य समाज की होनी थी। लेकिन सरदार हरलाल सिंह, जो उस समय एक युवा आंदोलनकारी थे, उन्होंने मंदिर का ताला तोड़ा और इस पे और बहुत अच्छा एक जलसा उन्होंने वहाँ पर किया, बहुत अच्छी मीटिंग एक उन्होंने वहाँ पर रखी। सरदार हरलाल सिंह और ठाकुर देशराज के कारण जो समाज के लोग थे उनमें एक नई शक्ति का संचार हुआ और उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प उठाया। ठाकुर देशराज के प्रभाव में बड़े बड़े आंदोलनों की तैयारियां शेखावाटी के लोग, जो किसान थे, वो करने लग गए थे और इसी के फलस्वरूप झुंझुनू में और पलथाना में बहुत बड़े बड़े आयोजन किए गए। जन जागरूकता और चेतना पर विशेष ध्यान दिया गया। इन तमाम आंदोलनों के कारण, इन तमाम जलसों के कारण, इन तमाम आयोजनों के कारण सन 1934 में 20 जनवरी को यह तय होता है कि सीकर में गढ़ के सामने से निकलते हुए और एक बहुत विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसे महाप्रजापति यज्ञ कहा जाएगा। जब ये सूचना सामंतों के पास पहुंची तो जाहिर था कि वे विचलित हुए और उन्होंने तमाम प्रयास किए कि ये आंदोलन, जिसको महाप्रजापति यज्ञ का नाम दिया गया है, किसी भी तरह विफल किया जाए। किसानों को डराया गया, धमकाया गया, उनके साथ मारपीट हुई, उन्हें जेलों में डाल दिया गया, पुलिस ने अत्याचार किए। लेकिन लाखों की भीड़ के सामने ना पुलिस की चली, ना सामंतों की चली और 20 जनवरी 1934 को एक विशाल आयोजन महाप्रजापति यज्ञ के नाम से सीकर में हुआ। किसानों की जिद थी कि हम हाथी पर बैठकर जुलूस निकालेंगे और गढ़ के सामने से निकलेंगे। सामंतों की जिद थी कि यह नहीं हो सकता। आप जानते हैं, ये वो दौर था जब आम व्यक्ति
शायद घोड़े पर बैठकर अपनी बारात भी नहीं निकाल सकता था। ऐसे में सामंतों को ये मंजूर होना कि किसान वर्ग हाथी पर बैठकर गढ़ के सामने से कोई जुलूस निकाले, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इस बात पर घोर असहमति हुई, लेकिन अंग्रेज पुलिस अफसर को किसानों की संख्या देखते हुए उनके आगे झुकना पड़ा। आखिर गढ़ के सामने से हाथी की सवारी निकलती है और हाथी पर बैठे हैं पंडित खेमराज शर्मा और उनकी गोद में सरदार हरलाल सिंह का छोटा पुत्र बैठा है और उनके पीछे उनके साथ साथ लाखों की संख्या में लोग महाप्रजापति यज्ञ की जो स्थली है वहाँ तक पहुँचते हैं। 29 जनवरी 1934 तक वह यज्ञ चलता है। अलग अलग तरीके के उसमें कार्यक्रम होते हैं। एक अभूतपूर्व शक्ति का संचार, एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार, एक अभूतपूर्व जागरूकता का संचार शेखावाटी के किसान वर्ग में आता है और यहाँ से किसान और सामंत बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं। ये जाहिर सी बात है कि सामंत जो हैं वो इस यज्ञ को अपनी बेइज्जती की तरह लेते हैं और झुंझुनू, सीकर, चूरू के इलाके में जगह जगह ये घटनाएं होने लग जाती हैं जहाँ पर किसानों के ऊपर हथियारों से हमले होते हैं। अनेकों लोग मारे जाते हैं, अनेक लोग घायल होते हैं। कितने ही किसान आंदोलन के नेता हैं जिनकी गिरफ्तारियां होती हैं और जेल में उनके साथ अत्याचार होता है। लेकिन ये सब ज़ाया नहीं जाता। जाहिर सी बात है कि कुछ इसके परिणाम तो होते हैं। कुछ सुखद परिणाम किसानों को मिलते हैं अपने संघर्ष के बाद। पहला परिणाम तो ये कि जिन किसान नेताओं को जेल में कैद किया है उनको छोड़ा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम ये कि सन 1934 में लगान को बिल्कुल नहीं बढ़ाया जाता है और ये तय होता है कि यदि फसल खराब होती है तो लगान को कम किए जाने का प्रावधान भी रखा जाएगा। इसके साथ साथ 1934 के बाद हर वर्ष यदि लगान बढ़ाने की कोई नौबत आती है तो पहले किसानों की समिति के साथ परामर्श होगा। यदि वे कहेंगे तो लगान बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। हर तहसील में 2-2 किसान प्रतिनिधि भी चुने जाएंगे जो किसानों की समस्याओं को लेकर जो अंग्रेज़ अफसरान हैं उनसे बातचीत करते रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण जीत जो किसानों की हुई वो ये कि हर तरह की लाग बाग, जो मैंने आपको पहले कुछ उदाहरण दिए थे, करीब 80 तरह की लाग बाग किसानों पर लगती थी जिसका बोझ भयंकर होता था। वो हर तरह की लाग बाग समाप्त की जाएगी और जो किसान वर्ग है उसे सरकारी नौकरी मिलेगी। जो किसान वर्ग है उनके इलाकों में शिक्षा का और चिकित्सा का बहुत अच्छा प्रबंध किया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो किसान आंदोलन से 1934 के प्रजापति यज्ञ से निकल कर आती हैं। इस पूरी मुहिम के बाद किसानों का जो आंदोलन है वो अनेक रूपों में चलता रहता है। विद्यार्थियों के संगठन बनते हैं, स्कूलें बनती हैं, कॉलेजें बनती हैं, हॉस्टल बनते हैं और भूमि कानूनों में सुधार होते हैं, लगान कम होता है, अनेक संगठन बनते हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए संगठन बनते हैं, उनके अधिकारों के लिए भी संघर्ष होता है, समाज के भीतर संघर्ष होता है कि किस तरह महिलाओं को समान अधिकार देने होंगे और जो पर्दा प्रथा है, जो घूंघट प्रथा है उसको बंद करना होगा, बेटियों को शिक्षित करना होगा। ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो एक बड़ा लक्ष्य है वो लक्ष्य अभी भी अधूरा रहता है और वो लक्ष्य पूरा होता है आज़ादी के बाद। और आप देखिए कि लगभग 30 साल हो गए हैं। 1922 में जो आंदोलन शुरू होता है वो 1952 तक भी चल रहा है, क्योंकि 1952 में जाकर के जागीरदारी प्रथा जो है, ज़मींदारी प्रथा जो है, उसका उन्मूलन होता है, कानून बनता है देश में और राजस्थान में कि ज़मींदारी प्रथा ख़त्म होती है और जो व्यक्ति ज़मीन जोतेगा, ज़मीन उसी की होगी, वही ज़मीन का असली मालिक होगा। कोई सामंत, कोई ठिकानेदार, कोई जागीरदार, कोई राजा नहीं होगा।
और ये बड़ी जीत किसानों की इसलिए संभव हुई क्योंकि 30 बरस के लगभग किसानों ने खूनी संघर्ष किया। बहुत से लोगों की जानें गईं, बहुत से लोगों को चोटें आई, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए और बड़े बड़े आंदोलन हुए, तब जाकर के ये अधिकार किसानों को प्राप्त होते हैं। जिस किसान आंदोलन की आवाज़ उन दिनों ब्रिटिश पार्लियामेंट तक में गूंजी, उस किसान आंदोलन के बारे में हमारे युवा कुछ नहीं जानते। और इसीलिए मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे समाज के जो युवा हैं, सरदार हरलाल सिंह को हमारे युवा नहीं जानते, लादूराम जी किसारी को हमारे युवा नहीं जानते, कुंवर पन्ने सिंह देवरोड़ को, पृथ्वी सिंह गोठड़ा को, ठाकुर देशराज को, पंडित ताड़केश्वर शर्मा को, देवी बख्श सराफ को, टाई के ठाकुर छत्तू सिंह को, जिन्होंने अपने पूरे समाज से दुश्मनी मोल लेकर किसानों के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की, उनकी सहायता की। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ अच्छी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। ये बिल्कुल सत्य है कि मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बताया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ी उत्सुकता आप में भी रहे और आप भी कोशिश करें, थोड़ा ढूंढें, कुछ किताबें पढ़ें, कुछ दस्तावेज़ पढ़ें, प्रयास करें, जानें कि आपके गांव से वो कौन महान लोग थे जिन्होंने आज से 100 बरस पहले जागीरदारी प्रथा के खिलाफ, लगान के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, दमन के खिलाफ बहुत बहादुरी से संघर्ष किया। बहुत बहुत धन्यवाद।